रात के 2 बजे अंधेरे में जाएंगे तो तनकीद का निशाना तो बनेंगे ही ना। अरे जो बात करनी है हमारी तरह साफ साफ करिए ना अवाम के सामने। आप जहाँ पर कश्मीर के हक की बात आएगी, बाकी ABCD पार्टी जिन्हें आप कहते हैं, जब वो जाते हैं तो आप क्यों तनकीद का निशाना उन्हें बनाते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? तबीयत सही है, नासाज रहती है तो प्रेसिडेंट के लिए तैयार नहीं है और इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। वालिद साहब कहते हैं हम इलेक्शंस लड़ेंगे और बेटे कहते हैं हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। यूटी में खासकर उमर साहब कतराते हैं इलेक्शंस में हिस्सा लेने से कि बाकी पार्टियों ने मैदान मार लिया। अरे हम तो मानते ही नहीं है किसी ने मैदान मार लिया। फारूक अब्दुल्ला साहब की अगर बात करें तो अब वो कहते हैं दिल्ली के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए और बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे दिल्ली के साथ ताल्लुकात। पहले उनकी दूसरी ज़ुबान होती है और अब जो है दिल्ली से अच्छे खासे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत चल रही है और बयानबाजी आ रही है और कई सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, उसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सारा हयात जी। आपसे समझने चाहेंगे, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कहना है कि हमारी तबीयत नासाज रहती है और वो ज़्यादा देर तक प्रेसिडेंट की पद पर फाइज नहीं रह सकते, हालांकि वो नया प्रेसिडेंट घोषित करेंगे आने वाले वक्त में। तो उसी दूसरी जानिब से ये स्टेटमेंट आता है कि वो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। अगर तबीयत सही है, नासाज रहती है तो प्रेसिडेंट के लिए तैयार नहीं है और इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अलग चीज़ें हैं। तंजीम के वो प्रेसिडेंट रहे हैं और तंजीम के जो होते हैं इलेक्शंस वो अपने वक्त पे जो है होने होते हैं और उसमें डेलीगेट्स वोट डालते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब उनको लगा ऐसा कि क्योंकि वो तंजीम का बहुत हद तक काम देखते हैं, आपने देखा वो ऐसी कोई जगह नहीं होगी रियासत जम्मू कश्मीर में जहां वो नहीं जाते, जहां वो उन्हें विज़िट पे करना होता है और नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए इलेक्शंस में हमें उनकी ज़रूरत है। जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, लोगों से खिताब करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट तंजीम का जो एक प्रेशर है वो तो कम होगा। आप तंजीम भी देख रहे हैं, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों चीज़ों का दबाव है उन पे मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से जो उन्होंने ये कहा वो इसी को देखते हुए कहा कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो शायद उनकी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ग्राउंड पे है और तंजीमी मामला जो हैं वो हम सारे बाकी तंजीम के अंदर देख लेंगे, लेकिन उनकी जो ज़रूरत है वो आवाम के अंदर है। उनकी जो ज़रूरत है वो ये देखने के लिए है कि ग्राउंड पे लोग क्या चाहते हैं। ख़ास तौर पे 19 के बाद एक जो पॉलिटिकल माहौल में बदलाव नज़र आया, आपको याद है कि अब हम आज भी कहते हैं कि जो हमारे कानून हटाएंगे वो उस तरीके से हटाएंगे जो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, अनडेमोक्रेटिक थे। तो आज जो हमारा सियासी माहौल है इसको ज़रूरत है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे कदावर लीडर की। ये कोई भी मेरे ख्याल से उनके स्टेचर का तो जम्मू कश्मीर में कोई है ही नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करूं तो मुल्क भर में भी अगर आप उस स्टेचर का कोई लीडर देखें तो शायद ही आपको मिले। तो उनकी डेफिनेटली इस वक्त जो है जेके की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरत है। ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। वालिद साहब कहते हैं हम इलेक्शंस लड़ेंगे और बेटे कहते हैं हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। यूटी में खासकर जिस तरीके से डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे, मैं तैयार हूं इलेक्शंस के लिए। उमर जी कहते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कहते हैं कि मैं यूटी में रह के इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करूंगा। ये कुछ खास जमा नहीं, इसके बारे में समझने की कोशिश करें। आप इंडिविजुअलिटी तो समझते ही हैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, उमर साहब एक इंडिविजुअल, तंजीम एक ही है, तंजीम बिल्कुल एक है, लेकिन तंजीम के अंदर हमारे यहाँ बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप है। मगर तंजीम में भी ये लगता है कि क्या आइडियोलॉजी एक दूसरे की साथ नहीं मिलती? आइडियोलॉजी बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलती है। अब मैं आपको दोनों पहलू जो है अलग अलग से समझाऊंगी। जहां तक उमर साहब का ये कहना है कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा,
तो ये बात जायज़ है, क्योंकि हमारी जो ये यूटी थी ये एक स्टेट होती थी, बहुत पावरफुल स्टेट होती थी, इंटरनली बहुत हद तक ऑटोनमस थी 370 के रहते। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना झंडा था, एक बहुत अच्छी रियासत थी। उसके बाद जब इसको डाउनग्रेड किया गया, स्टेट के 2 टुकड़े किए गए, 2 यूटी बनाए गए, तो कहीं ना कहीं हम उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उमर साहब एक्सेप्ट नहीं करते, फारूक साहब एक्सेप्ट करते हैं। आप मुझे पूरा जवाब देने दीजिए। मैंने कहा इसका 2 हिस्सों में जवाब है। तो ये कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हमारी तंजीम जो है एक डेमोक्रेटिक तंजीम है, जो इंडिविजुअल ओपिनियन है या जो मेजॉरिटी ओपिनियन है माना वही जाता है। लेकिन मेजॉरिटी का मानना ये है कि अगर हम हर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहे और हर पावर के लेयर से दूर रहे, उससे भी हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम सारे लेयर्स बीजेपी को कैप्चर करने दे पॉलिटिक्स में, तो फिर हमारा रोल क्या है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स? मकसद क्या है आखिर? वही तो मैं कह रही हूं, जो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि अगर हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो हम पूरी तरह लेंगे, अपनी पावर भी दिखाएंगे, अपना सपोर्ट भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि हमने लोगों के लिए क्या किया है और आप लोगों ने लोगों के लिए क्या किया है। तो उमर साहब का जहाँ तक ये मानना है कि जो इलेक्शन है वो नहीं पर्सनल तौर पे लड़ना चाहते हैं, उसमें वो उनका एक तरीका है सोच का। और मुझे नहीं लगता है किसी भी तंजीम में या हमारी तंजीम के अंदर इसमें किसी को कोई भी आपत्ति होनी चाहिए। ये तो आफ्टर ऑल उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती नहीं कोई करना चाहता है, और अगर मैं लड़ना चाहती हूँ तो ये भी ना हो कि कोई किसी को रोके। वेरी सिंपल। क्या ये तो मामला नहीं है कि उमर साहब कतराते हैं इलेक्शंस में हिस्सा लेने से कि बाकी पार्टियों ने मैदान मार लिया? अरे हम तो मानते ही नहीं है किसी ने मैदान मार लिया। ये तो अपने ही मुंह से ये लोग बोलते हैं कि भाई हम पार्टियां बन गए हैं। मैं तो वही टीम ए टीम बी कहती हूँ इन सबको। बाकी मैदान मारने वाली तो कोई बात नहीं है। मैदान तब मारा जाता है जब आप लोगों के दिल जीतें, जब आपको उनका एतमाद हासिल हो। वो एतमाद मैं नहीं समझती हूँ उन लोगों को हासिल होगा जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने हमारे हुकूक छीने, वो भी उस तरीके से छीने, उस ह्यूमिलिएटिंग तरीके से छीने कि वो दिमाग से निकलता ही नहीं है इंसान के। तो ऐसे में कौन सा मैदान मारेंगे वो लोग, मैं नहीं समझती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की अगर बात करें तो अब वो कहते हैं दिल्ली के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए और बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे दिल्ली के साथ ताल्लुकात। पहले उनकी दूसरी ज़ुबान होती है और अब जो है दिल्ली से अच्छे खासे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें 370 वापस चाहिए, हमें इंटरनल ऑटोनॉमी जैसी हमारी होती थी वैसी वापस चाहिए, ये बात किससे करनी है हमें? तो फिर पहले भी तो ये मौक़िफ़ था, बाकी पार्टीज भी तो यही कहती थी कि हमें दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, तब जाके वो हमारी सुनवाई कर सकते हैं। तो आज आपको याद आया कि मैं बताती हूँ बाकी पार्टियां क्या कह रही थी। बाकी पार्टियां, जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं ना, वो कहते थे 370 को भूल जाओ, वो चला गया, वो कोई वापस नहीं देगा। अब हम कहते थे हम इसके बारे में लड़ेंगे, हम इसको वापस लाएंगे, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, नॉन वायलेंट मीन्स से इसको वापस लाएंगे। पहले भी बयानबाजी हो जानी चाहिए थी। ये बयानबाजी तब से चालू है। पहले तो यही बताया जा रहा था कि सेंटर ही से कर रहे हैं सब। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली हमें ये अपने कवानीन वापस चाहिए। ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ। जहां तक आप ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, क्यों? जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप आइए पिछले साल जुलाई में, तो हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में, सारे लोग गए उसमें, क्यों नहीं गए? जहां पर कश्मीर के हक की बात आएगी, जहां बाकी ABCD पार्टी जिन्हें आप कहते हैं, जब वो जाते हैं तो आप क्यों तनकीद का निशाना उन्हें बनाते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? अब रात के 2 बजे अंधेरे में जाएंगे तो तनकीद का निशाना तो बनेंगे ही ना। अरे जो बात करनी है हमारी तरह साफ साफ करिए ना अवाम के सामने। आप रात के अंधेरे में चोरी छुपे 2 बजे जाएंगे, आप मुझे बताइए कोई मीटिंग रात के अंधेरे में होती है? काम हम लोग दिन को ही करते हैं ना, या जब सारी दुनिया सो गई होती है उस वक्त हम जाते हैं।
ये लोग जो रात के अंधेरे में जाते हैं तो शक तो पैदा होगा दिमाग में, ये वही तंजीमें नहीं है, ये वो तंजीम नहीं है एक को जिसको छोटा भाई कहा मोदी जी ने और दूसरे को कहा कि जब सारे जेलों में ही थे दिल्ली ले गए और वहां तंजीम खुद बनाई, ये वही नहीं है। तो और क्या कहेंगे हम? निशाना आप किसे बना रही? आपको पता है कौन सी पार्टी? या फिर आप कतरा रहे हैं बोलने से? नहीं, मैं क्यों कतराऊंगी बोलने से। आपको पता है जो टीम्स ए टीम्स बी हैं वो तो आपको उनका चाहे एक तंजीम हो जो कोटा बीजेपी पे बने मिनिस्टर, और जो दूसरी तंजीम है वो पहले यहाँ एक तंजीम में थे, उनके सारे मेंबर भगा के ले गए, फिर दिल्ली चले गए, यहाँ सारे जेलों में थे, ये लोग तंजीम बना रहे थे और कह रहे थे हम चीफ मिनिस्ट्री के लिए तैयार हैं। अपनी पार्टी की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पे एक जलसा मुनक्कद किया गया और उस जलसे में कई सारे लोगों ने शिरकत भी की और 370 का दावा किया गया, और जो लोग अभी जेलों में बंद हैं, जो हमारे जवान अभी जेलों में बंद हैं, और 370 पे ये भी कहा गया कि हम किसी भी हाल में बहुत बड़ा लॉयर करके यानी कि एडवोकेट करके 370 की बहाली के लिए लड़ेंगे। किस तरीके से देखें? अभी वो करेंगे, उनको पता नहीं है 3.5 साल हो गए तब से जब से वो छीना, अब वो करेंगे, अब वो सोचेंगे 3.5 साल के बाद कि अब हम लॉयर करेंगे। ये क्या मजाक। कॉन्फ्रेंस ने कौन सी ऐसी पिटीशन दर्ज की? हमने तो पहले दिन से इसी के ऊपर लगे हुए हैं, हमारी तो पूरी टीम है, लीगल सेल भी यही कर रही है। हमारे जो हसनैन मसूदी साहब हैं उनको लॉ में बहुत ज़्यादा जो है वो वेल वर्स्ड है, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है अदालत में ही गुजारी है एज अ जज, एज अ जस्टिस। तो हम तो तब से उस दिन से हम यही कर रहे हैं, तभी तो हम चिल्ला रहे होते हैं। कुछ नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दशहरे के बाद हियरिंग, गुलाम नबी आजाद साहब की बात सुनकर कहा। अब देखिए, वो मैं ये तो नहीं मानती कि वो किसी की बात सुनकर कहते हैं, क्योंकि कोर्ट्स का एक अपना तरीका होता है काम करने का, एंड आई वुड स्टिल लाइक टू बिलीव कि वो लोग इस तरह काम करेंगे जिससे जो अवाम है वो भी खुश हो और उनके मसाइल भी जो हैं वो हल हों। तो जहाँ तक कोर्ट्स की बात है वहाँ केस चल रहा है और हमारा केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे केस में लूप होल्स नहीं है। जो उन्होंने डिसीजंस लिए अगस्त 5 को, उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, उसमें आपको टैंपरिंग नज़र आएगी काफ़ी सारे जगह, जो आप नहीं कर सकते थे आपने वो किया, लेकिन हमारे केस में लूप होल्स नहीं है, इसलिए हम ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब बात लगी कि अब वो वकील देखेंगे, अरे वो केस तो चल ही रहा है, अब वकील देखेंगे। 3.5 साल बाद उनको याद आया। जहाँ तक जलसे की बात है, खैर मैंने सुना कि उन्होंने अलग अलग जगह से लोग लाए थे, मगर मैंने वो वीडियो भी एक देखी जहाँ लोग बाहर निकलना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई हमें तो कहा गया था कि फूड एंड टी मिलेगा, और उसके बाद वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब शाम तक उनको कुछ मिला ही नहीं, उनको वेट कराया जा रहा था सबके लेक्चर्स का, उसके बाद वो कह रहे थे भाई हमें बाहर निकलने दो, एटलीस्ट वी लीड समथिंग। उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा था, और वही अवाम इतने गुस्से में बाहर आए हैं। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी, काफ़ी वायरल थी इंटरनेट पे। तो अब इतना मेस, इतना केओस एक इवेंट में इज़ अनफॉर्चुनेट मेरे हिसाब से। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, कई सारे ऑर्डर्स ऐसे निकल रहे हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है निकाल रहे हैं हीटिंग को लेकर, हीटिंग गैजेट्स को लेकर, कि आप जनाब ये चीज़ें नहीं खरीदो फरोख्त कर सकते, और इस पे आपका किस तरीके से रद्द-ओ-अमल रहे? ये आपकी ही डिस्ट्रिक्ट में निकला कि गांदरबल, हाँ डोडा में उससे पहले निकला, फिर उसके बाद गांदरबल में निकला कि आप जी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अरे ये कोई बात है करने वाली? इतनी सर्दी में हम बिजली क्यों मांगते हैं? ताकि हम आराम कर सके, अपना बिजली फीस दे, लेकिन एटलीस्ट हम खुद को वार्म रख सके, प्रोटेक्ट कर सके। विंटर्स में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज़्यादा ब्रेन हैमरेजेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपका जो खून है वो इतना ठंडा होने के लिए नहीं बना है ना, इसको एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है।
और अगर आप बिल्कुल नीचे वाले टेम्परेचर में चले गए तो आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। और विंटर में अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे सबसे ज्यादा केसेस यही होते हैं। तो ये बेवकूफाना ऑर्डर, जहां इतनी हार्श विंटर है वहां पे आपको एक डीसी ऑर्डर बना दे कि भाई आप हीटिंग अप्लायंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मुझे बत्ती का क्या करना है? फिर मैं कैंडल जलाऊं? बत्ती का यही तो है कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी है एटलीस्ट आई कैन यूज माई हीटर, आई एम पेइंग फॉर इट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूं, मैं इसके लिए अपने जेब से अपनी हार्ड अर्नड मनी जो है वो सरकार को दे रहा हूं, जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा हूं। और उसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि आप ये जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि जी हमारे को हमने ऑर्डर निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल से ये पब्लिक फ्रेंडली जो है एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं है। इस तरह के हमने देखा पिछले 3 साल में कितने ऑर्डर्स निकले हैं जिनकी हमारे को कोई सेंस लगी ही नहीं है कि भाई ये हो क्या रहा है। कभी भी कोई भी ऑर्डर निकलता है और क्योंकि उस ऑर्डर का कुछ सेंस नहीं था, एकदम नॉनसेंसिकल ऑर्डर था, तो शायद इसीलिए वो वापस भी लिया गया और उसका भी बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज किया ये बोल के कि ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें मारना ही चाहती है बिल्कुल एकदम विंटर में। तो विंटर समर की तरह नहीं है। समर में चलो आप कमरे में बैठ जाएंगे, 10-15 मिनट में यूज टू हो जाएंगे गर्मी के। विंटर में आप क्या करेंगे? यू हैव टू कीप योर बॉडी वार्म, अदरवाइज इट्स डेंजरस फॉर यू। खैर, जिस तरीके से बाकायदा तौर पर अफवाहों का बाजार गर्म है और हमने मुनासिब समझा कि इलेक्शंस को लेके जो चर्चा चल रही है उसी सब पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर से बात की जाए और मुसलसल इनसे जाना जाए कि आखिरकार किस तरीके के हालात आने वाले वक्त में हमें दिखेंगे। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।